तो नमस्ते साथियों, न्यू नॉलेज बेस्ड चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हमारा क्या है, कैबिनेट मिशन। ठीक है, लास्ट हमने देखा था कि किस प्रकार जो है भारत में आम चुनाव होते हैं और आम चुनाव के माध्यम से सत्ता परिवर्तित होती है और सत्ता परिवर्तित होने के बाद हमें किस प्रकार कैबिनेट मिशन लाया जाता है। तो हमारा भारत में आम चुनाव, वैसे ये भारत में नहीं हुआ था ब्रिटेन में। तो हम थोड़ा उस पर नजर डालते हैं कि क्या था ब्रिटेन में आम चुनाव। में चुनाव होते हैं 1945 में। ठीक है, 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं। इसमें दो पार्टियां दावेदार थी, एक तो थी कंजर्वेटिव और एक थी लेबर पार्टी। ठीक है, कंजर्वेटिव और एक थी लेबर पार्टी। हम यहाँ पूरा डीप में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हमारे लाइफ के काम की चीजें वही पढ़ेंगे ना। तो एक थी कंजर्वेटिव पार्टी, एक थी लेबर पार्टी। तो अब जो है ना, सत्ता में लेबर पार्टी आती है। तो पहले अगर पूछा जाए कि बताइए ब्रिटेन के यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी के पहले पीएम कौन थे भाई, तो वहां थे, अपन ने देखा कि विंस्टन चर्चिल। चर्चिल के समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो विंस्टन चर्चिल उस समय सत्ता में थे। जबकि अब जो है, जब भारत को कैबिनेट मिशन लाया जा रहा है, तो कैबिनेट मिशन के तहत वहाँ के पीएम कौन थे, तो वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए थे चर्चिल के स्थान पर वहाँ के पीएम कौन बन गए थे, तो लेबर पार्टी के समय जो है ना वो सत्ता में आई। तो आपने देखा कि कंजर्वेटिव पार्टी के पीएम विंस्टन चर्चिल बन गए थे और लेबर पार्टी के पीएम जो बने थे वो थे क्लीमेंट एटली। ठीक है, क्लीमेंट एटली बने थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन के समय वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली। ठीक है, अब देखो, जब विंस्टन चर्चिल के समय भारत के वायसराय कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है, भारत के वायसराय। तो उस समय लॉर्ड वेवेल, इसी को है ना लॉर्ड वेवेल को एक नाम है, इसका पूरा नाम ब्रिस्काउंट वेवेल। ठीक है, लॉर्ड वेवेल का पूरा नाम क्या है, ब्रिस्काउंट वेवेल। तो इसका पूरा नाम भी पूछा जाए तो ब्रिस्काउंट वेवेल है। तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड वेवेल। जबकि लेबर पार्टी की सरकार आई, तब भारत सचिव चेंज हो गए और ये बने थे पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि उस समय अगर पूछा जाए, बताइए कैबिनेट मिशन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, क्लीमेंट एटली। किस सरकार से था, लेबर पार्टी से। लेबर पार्टी वहां की जनता की सरकार थी और कंजर्वेटिव पार्टी वहां के अमीरों की, पूंजीपतियों की सरकार थी। तो पहले विंस्टन चर्चिल बने थे। हालांकि चर्चिल जो है बहुत ही बढ़िया, अपने लिए तो खराब प्रधानमंत्री था, बट एक तरह से 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटेन को जिताकर ये साबित कर दिया कि वो कुछ भी कर सकता है। यानी कि ब्रिटेन का पीएम काफी अच्छा था। जब युद्ध में बहुत ज्यादा खर्चा हो गया था ना, तो वहां की सरकार ने चर्चिल को हटाकर क्लीमेंट एटली को मौका दिया सत्ता में। और क्लीमेंट एटली उदारवादी व्यक्तित्व के धनी थे। वो भारत के है ना काफी अच्छे मित्र भी थे। तो क्लीमेंट एटली जब सत्ता में आए तो उन्होंने साफ कर दिया कि भारत को शीघ्र ही स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और अब जो है, उन्होंने कहा कि 19वीं शताब्दी का जो नियम कानून है ना, वो 20वीं शताब्दी में हम लागू करके भारत पर और राज नहीं कर सकते हैं। तो हमें जो है अगर सम्मान से जाना है, तो इसी वजह से क्लीमेंट एटली जो आते ही उन्होंने घोषणा कर दी कि 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा कर देते हैं। और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आता है एंड 16 मई 1946 को वो अपने प्रस्ताव भी रख देता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक कैबिनेट मिशन ही है। तो कैबिनेट मिशन हम देखते हैं। तो बताइए कैबिनेट मिशन की घोषणा कब हुई थी, घोषणा हुई थी 19 फरवरी 1946 को क्लीमेंट एटली जो है कैबिनेट मिशन की घोषणा करते हैं। ठीक है, घोषणा करते हैं। इसके बाद ये पहुंचा कब था, 24 मार्च
1946 को 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। और भारत में भी कहाँ पहुंचा? भारत में यह पहुंचा दिल्ली। भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचा ये? दिल्ली। ठीक है भाई। अब इन्होंने प्रस्ताव कब रखा? ये ना बहुत तेजी से काम कर रहा था भारत को स्वतंत्रता दिलाने में। ठीक है, तो ये पहुंचता है 16 मई 1946 को इन्होंने अपने प्रस्ताव रखे। ठीक है, यानी कि कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव रखे। प्रस्ताव कि ये क्या क्या लाया था वही रखा। तो उस समय भारत के जो पैट्रिक लॉरेंस जो थे, पैट्रिक लॉरेंस वो व्यक्ति जो है यहाँ पे आते हैं। यानी कि कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति थे। कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति हमारे सामने आते हैं। एक विंस्टन चर्चिल की सरकार में जो पहले सर स्टेफर्ड क्रिप्स था ना, तो वो भी जिसे क्रिप्स प्रस्ताव लाया था वो व्यक्ति भी यहाँ पे रिटर्न में आया फिर। यानी एक तो था कौन? पैट्रिक लॉरेंस भी कहते हैं, इसी को लॉरेंस भी कहते हैं। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस। तो ये उस समय ये जब आया ना तो ये भारत का वायसराय था। ठीक है, भारत का वायसराय बनकर आया। क्योंकि अब सरकार किसकी है? अब सरकार है लेबर पार्टी की, और लेबर पार्टी में भी क्लीमेंट एटली की। ठीक है, तो पैट्रिक लॉरेंस जो है वो भारत का वायसराय बनकर आया। स्टेफर्ड क्रिप्स आया। तो स्टेफर्ड क्रिप्स अब क्योंकि लेबर पार्टी की सरकार है तो इसका मंत्रालय चेंज हो गया है, ये व्यापार मंत्री बन गया है। पहले जब आया था ना विंस्टन चर्चिल के समय तो ये युद्ध मंत्री था। विंस्टन चर्चिल के समय जब क्रिप्स प्रस्ताव लेकर स्टेफर्ड क्रिप्स आया तो उस समय ये जो है युद्ध मंत्री था। लेकिन क्योंकि अब सरकार बदल गई है, किसकी आ गई है? लेबर पार्टी की, तो स्टेफर्ड क्रिप्स को व्यापार मंत्रालय दे दिया गया और फिर ये भारत आ गया। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके बाद एबी अलेक्जेंडर ये व्यक्ति भी था। ये था नौसेना मंत्री। अब एक तरफ से देखें ना तो ये पूरा मंत्रालय जो भारत का वायसराय है, व्यापार मंत्री है, या जो भी ये नौसेना मंत्री है, तो ये हमें देखने को मिलता है कि ये पूरा कैबिनेट मंत्रालय है, कैबिनेट व्यक्ति है। ये कैबिनेट के सदस्य होने के कारण इसको कैबिनेट मिशन कहा गया। तो इसको कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया? क्योंकि कैबिनेट के ही मंत्री थे, चाहे पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स या एबी अलेक्जेंडर हो। ठीक हो, इसी को सपा भी कहते हैं। आप है ना शॉर्टकट में याद रख सकते हैं सपा, यानी कि स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये तीनों व्यक्तियों को ध्यान रखना है। और स्टेफर्ड क्रिप्स का तो ख्याल रखना है कि किस समय में ये कौन सा मंत्री था और कैसे आया। ठीक है, इतनी बात ध्यान हो गई। तो 16 मई 1946 को इसने अपने प्रस्ताव पेश किए। तो हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन में क्या क्या कहा गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन में क्या क्या कहा गया था। तो अच्छी बातें थी। भारत को स्वतंत्र कराने के दौर में, भारत को स्वतंत्र कराने के दौर में इन्होंने काफी अच्छी बातें की। जैसे कि इन्होंने पहला क्या कहा कि अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि यार आपने अगस्त प्रस्ताव, आपने क्रिप्स प्रस्ताव तो पढ़ाया था, उसमें भी कहा गया भी संविधान सभा का गठन किया जाएगा, अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, भारत को जल्दी स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो ये बातें जब वेवेल लाया था ना तो उस समय जो है विंस्टन चर्चिल की सरकार थी। अब जैसे ही सत्ता परिवर्तित हुई तो आपको पता है जब भी सत्ता परिवर्तित होती है तो कोई भी जो विधेयक है वो बीच में अटक जाता है। तो अगर वो लागू नहीं हो पाता है तो अगली सरकार उसे लागू करती है तो वो प्रस्ताव माना जाता है, अन्यथा वो वही रद्द हो जाता है। इस कारण वेवेल ने जो भी योजनाएं लाई थी तो वो तो बिल्कुल चुनाव जीतने के लिए लाई थी, और क्योंकि वो चुनाव जीत नहीं सका तो उसकी योजना क्या है बीच में अटक गई। तो बच्चा जो काम है वो लेबर पार्टी की सरकार क्लीमेंट एटली कर रहे हैं, तो हमें इनके प्रावधान फिर से पढ़ने होंगे। ठीक है, पहला प्रावधान था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए। अब ये देखो प्रावधान रख रहे हैं, प्रावधान रखना अलग बात होता है, उसे लागू करना अलग बात होता है। तो ठीक है, हम कैबिनेट मिशन में देखेंगे कि क्या क्या प्रावधान रखे गए। एक कच्चा मानचित्र होता है कि अच्छा इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, तो बताइए अखिल भारतीय संघ किन किन से मिलकर बनेगा, कौन सी सीट किन प्रांतों से आएगी,
जब हमें ये पता चल जाएगा तो फाइनली जब अंतरिम सरकार का गठन कर ही दिया जाएगा तो किस मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत, कौन प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली, कौन वाइसरॉय था पैट्रिक लॉरेंस, क्या क्या फिर जो ये अखिल भारतीय संघ का पूरा गठन कर दिया जाएगा। तो यानी कि प्रावधान अलग बात होती है और उसे अमल में लाना, व्यवहार में लाना, उसे लागू करना अलग बात होती है। तो यहाँ सिर्फ कहा गया है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, फिर मुस्लिम लीग इससे असंतुष्ट होती है तो वो जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाती है, सीधी कार्यवाही दिवस, जिसके आधार पर पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे फैलते हैं। तो इस प्रकार से ना पहले प्रावधान लाकर ये दिखा दिया जाता है कि हम ये सुधार करने वाले हैं, आप इसके पक्ष में हो तो ठीक, आप इसके विपक्ष में हो तो ठीक। तो इस प्रकार से इनका रवैया देख लिया जाता है। तो पहला क्या कहा गया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। ठीक है भाई, जब ये कहा गया कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी तो हम भारतीयों ने पूछा कि बताइए अखिल भारतीय संघ बनेगा किससे, भी आप संघ किस किस से बनाओगे। तो इन्होंने कहा दो ही तो तरह के हमारे उस समय के भारत हैं, एक तो है ब्रिटिश भारत, एक कौन है भाई, बोलो हमारे साथ, ब्रिटिश भारत, इसी को हम कहते हैं ब्रिटिश प्रांत भी। उस समय कितने प्रांत थे, 11, ठीक है। और एक थी देशी रियासतें, या देशी रियासतें, रजवाड़े, रियासतें, ठीक है, देशी रजवाड़े भी इनको कहते हैं। तो उस समय लगभग हम देखते हैं कि 565 रियासतें थी, लेकिन कहीं कहीं इससे ज्यादा भी देखने को मिलती है, तो इससे प्लस ही होगी, ठीक है, 565 से 600 के मध्य हो सकती है। और इसमें ब्रिटिश प्रांत में 11 प्रांत थे, और ब्रिटिश प्रांत के अलावा जो है ना 4 जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भी थे, यानी कि आज का ब्रिटिश भारत, यानी कि आज के हम देख सकते हैं राज्य, उस समय का 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत, यानी कि आज के केंद्र शासित प्रदेश उनके समान थे। तो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन कौन थे भाई, लिखो तो, दिल्ली, चलो अलग पेन से लिख देते हैं, दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान, और एकमात्र राजस्थान में कौन था रे, राजस्थान में था राजपुताना में अजमेर मेरवाड़ा। तो ये कहा गया कि भाई अखिल भारतीय संघ बनेगा तो हम उसमें ब्रिटिश भारत को लेंगे, हम उसमें देशी रियासतों को लेंगे, और उसमें 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत को लेंगे, ठीक है। अब इसमें कहा गया कि हम ब्रिटिश भारत से लेंगे 292 सदस्य, ब्रिटिश भारत से लेंगे 292 सदस्य, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत से 4 सदस्य लेंगे, और देशी रियासतों से लेंगे 93 सदस्य, 93 मेंबर, ठीक है, ये कहा गया। अब 292 सदस्य जो ये लेंगे ना, तो अब एक बात बताइए, ये तो हमें दिखाई देता है कि ये 4 सीट जो है, एक दिल्ली की आने वाली है, एक कुर्ग की आएगी, एक बलूचिस्तान की आएगी, एक मेरवाड़ा की आएगी, तो अजमेर मेरवाड़ा की, ये समझ में आता है। लेकिन ये बताइए कि इन 11 प्रांतों में से हम 292 सीटें कैसे लें, आप सोच कर बताइए कि 11 प्रांतों में से 292 सीटें कैसे लें, क्या होना क्या चाहिए कि एक प्रांत से कितने मेंबर आने चाहिए। तो यहाँ कहा गया कि आप ऐसा करिए कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा, ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर कितने प्रतिनिधि होंगे, एक प्रतिनिधि होगा। यानी कि अगर सपोज करो मद्रास में 20 लाख की जनसंख्या है तो वहां से 2 सीट आएंगे, और अन्य अन्य प्रांतों से जैसी जनसंख्या के अनुपात में सीटों को बंटवारा किया गया। तो पूछा बताइए कैबिनेट मिशन में जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, तो सीटों का जो बंटवारा है वो किसके आधार पर किया गया, तो क्षेत्र के आधार पर नहीं, ना ही उसमें किसी वर्ग के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर है, ठीक है। तो दूसरा हम पढ़ते हैं, चलो दूसरा प्रावधान हम पढ़ते हैं अब, है ना, दूसरा प्रावधान पढ़ते हैं कि दूसरा क्या कहा गया। आपको ये पता चल गया अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। अब दूसरा क्या कहा गया था कि जो हम देखते हैं ना कि क्या क्लीमेंट एटली की सरकार आई, यानी कि लेबर पार्टी की सरकार आई, तो क्या उन्होंने पृथक देश जो कि मुस्लिम लीग चाहती थी कि हमारा पाकिस्तान बने, तो क्या पाकिस्तान के लिए कोई प्रावधान था। तो यहाँ पर है ना दूसरा में लिखना है कि स्पष्ट तौर पर, स्पष्ट रूप से
स्पष्ट रूप से पृथक पाकिस्तान की मांग को, पृथक पाकिस्तान की मांग को क्या लिखूं, पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया, अस्वीकृत कर दिया गया, यानी कि अस्वीकृत कर दिया गया किसमें, कैबिनेट मिशन में। कैबिनेट मिशन में स्पष्ट रूप से जो है पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया। मुस्लिम लीग इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने जो है 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाई। कब मनाई भाई, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाई, यानी कि हम प्रत्यक्ष कार्यवाही करेंगे कि किस प्रकार जो है हमें हमारे लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर क्लेमेंट एटली की ये सोच थी, वो कहती कि हम अल्पसंख्यकों के हितों का ख्याल रखेंगे, लेकिन अल्पसंख्यकों के माध्यम से बहुसंख्यकों का भी हम दमन नहीं होने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर काफी अच्छी सोच थी उनकी। तो उन्होंने कहा कि हम 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने क्या किया, हम इसके विरोध में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएंगे। प्रत्यक्ष कार्यवाही का सीधा मतलब है कि अब देखो, इनको शब्द कहने में तो अच्छा लग रहा है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही, यानी कि शायद अच्छी कार्यवाही की गई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्यक्ष कार्यवाही का मतलब है कि सांप्रदायिक दंगे होने शुरू हो गए। क्या हुए, सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक दंगे, बहुत बड़े लेवल पर सांप्रदायिक दंगे फैल गए। लाखों की संख्या में हिंदू मुस्लिम दोनों ही मारे गए, एक तरह से भयावह माहौल फैल गया था। और इसी वजह से जो है आगे जाकर और सोचना पड़ता है, और कहीं ना कहीं कैबिनेट मिशन की भी असफलता हमें धीरे धीरे देखने को मिल जाती है, लेकिन पूर्णतः असफल नहीं हुआ। इस कैबिनेट मिशन के माध्यम से ही हम संविधान सभा को पढ़ेंगे, उनका गठन करेंगे, हम अंतरिम सरकार को पढ़ेंगे, उनका गठन करेंगे, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से भीमराव अंबेडकर कहेंगे कि ये एक ऐसी अंतरिम सरकार है जिसको 2 राष्ट्र चला रहे हैं। तो इसी कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगे के अंदर आकर ही जो है हमें 2 देश देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये था कि पाकिस्तान की, स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की मांग को है कैबिनेट मिशन ने तो अस्वीकार कर दिया, ठीक है। तीसरी क्या बात थी भाई, तीसरा प्रावधान था कि संघीय शासन की स्थापना की जाए। आज जो हम देखते हैं ना कि भारत में क्या है, संघीय शासन, तो कहीं ना कहीं ये संघीय शासन कहाँ से लिया गया है, संघीय शासन लिया गया है कैबिनेट मिशन से ही। तो तीसरा था कि संघीय शासन की स्थापना की जाए, संघीय शासन की स्थापना हो। अब ये संघीय शासन क्या है भाई, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, आज की कोई बहुत बड़ी तोप सच में नहीं है। संघीय शासन का मतलब है कि एक बहुत बड़ा केंद्र होता है, उसी के अंतर्गत प्रांत होते हैं, यानी कि प्रांतों को खुली छूट दी जाती है, और संघीय शासन में शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है कि प्रांत को ये शक्तियां हैं, और प्रांत के ऊपर जो है सरकार होगी, और सरकार पावरफुल होगी, ठीक है। तो हम संघ के साथ साथ हमारी जो शासन व्यवस्था है ना, वो संघीय होने के साथ साथ एकात्मक भी है। भारत जो है वो संघीय होने के साथ साथ एकात्मक भी है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो जहाँ संघ है, यानी कि हमारा केंद्र बहुत पावरफुल है, लेकिन प्रांतों को भी अपनी छूट है कि प्रांत अपना जो है वो कार्य कर सकता है अच्छे, मतलब अगर उसे लगता है कि मैं जनता के लिए और कानून बना सकता हूँ, नियम बना सकता हूँ, तो वो छूट है उनको। लेकिन जब महामारी, आपातकाल या ऐसा कोई दौर आ जाता है, तो राष्ट्रपति शासन लगाकर प्रांतों को भी केंद्रों के अधीन किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर है ना संघीय शासन की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर संघीय शासन की स्थापना इस प्रकार से थी कि केंद्र और प्रांत में जो है शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था। एक तरह से केंद्र और प्रांत में शक्तियों का क्या किया गया, बंटवारा। इसी को हम कह सकते हैं भी इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया था। तो प्रांत और केंद्र, इसमें ना प्रांतों को बहुत शक्तिशाली बनाया गया। किसमें? कैबिनेट मिशन में प्रांतों को बहुत ही शक्तिशाली बनाया गया, क्योंकि ब्रिटेन में हम देखें ना तो प्रांत शक्तिशाली है। इस वजह से उन्होंने यहाँ पर भी प्रांतों को शक्तिशाली बनाने की कोशिश की। कैसे? केंद्र को सिर्फ 3 मामले दे दिए गए, विदेश मामले, संचार और प्रतिरक्षा विभाग। यानी कि केंद्र अपने पास जो है विदेशी मामले रखेगा, विदेशी मामले, ठीक है, संचार और प्रतिरक्षा विभाग, ठीक है, प्रतिरक्षा विभाग,
ये 3 जो मामले हैं वो केंद्र के पास रखे गए और बाकी सभी शक्तियां, सभी का मतलब समझ रहे हो, सभी शक्तियां जो है वो प्रांतों को दे दी गई। इन सभी शक्तियों में भी जो अवशिष्ट शक्तियां होती है ना, आज हमारी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के हाथ में या संसद के हाथ में है, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां उसमें प्रांतों को दे दी गई। प्रांतों को यहाँ तक छूट दी कि प्रांत जो है वो अपना अलग संविधान बना सकता है। तो इस प्रकार प्रांतों को काफी छूट दी गई, काफी शक्तिशाली बनाया गया। प्रांतों को छूट देने का सीधा सा मतलब यह था कि उस समय जो प्रांत हैं, 11 तो प्रांत है, लेकिन वो 11 ही प्रांत अ, ब और स के रूप में विभाजित थे। वो कैसे, वो भी मैं बताऊंगी। तो अ, ब और स के रूप में जो विभाजित प्रांत थे, जिसमें राजस्थान और कई सारे ऐसे आते हैं, वो अ ग्रुप में थे। तो उसमें राजस्थान कोई प्रांत नहीं था, लेकिन उस समय का एरिया था, ठीक है। तो इन प्रांतों में जब बटे हुए थे ना, तो प्रांतों को इतनी स्वायत्ता इसलिए दी गई कि कल को मतलब मुस्लिम लीग पाकिस्तान न बनाए, फिर भी वो जो है प्रांतों के रूप में स्वतंत्र हो, केंद्र का इतना कोई हस्तक्षेप न हो, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि अ, ब और स में किस प्रकार प्रांत थे, ठीक है। देखेंगे ना, अ, ब और स में ये देखो, अ, ब और स। उस समय का थोड़ा भारत बना लेते हैं। उस समय का भारत कितना था भाई, समझना है ना अच्छे से। आप कहेंगे कि क्या बना रहे हो भाई, हाँ? तो उस समय का बांग्लादेश भी तो अपना ही था, सॉरी, हाँ बांग्लादेश। तो देखो ना उस समय तो उस समय कुछ ऐसा ही था। आप कहेंगे भारत बनाया क्या बनाया, ऐसा समझो, देखना है ना। अब ये क्या था, उस समय का भारत था, समझ में नहीं आया, उस समय का भारत था, क्योंकि देख लो ये आज का जो क्या है, हम कह सकते हैं कि ये राजस्थान और ऐसे ऐसे करके वर्तमान भारत है ना। अब कहेंगे यार समझ लो आप तो इस प्रकार का आज का भारत, ये बांग्लादेश इधर से निकाल लो, तो इस प्रकार से जो है आज का भारत आ जाता है। लेकिन उस समय के भारत में है ना ये नहीं था, ठीक है। उस समय के भारत में ये नहीं था, और क्या था, तो उस समय ये जो बहुत बड़ा प्रांत था, ये इतना इतना सब नीचे यहाँ तक, ठीक है। उड़ीसा ले लो, उड़ीसा तक, उड़ीसा ये इतना जो है ये अ ग्रुप में था, ये इतना अ ग्रुप में था। और ये बच्चा जो है पूरा ब ग्रुप में था, और ये जो है ना ये इस समय ये स ग्रुप में था। तो इस तरीके से उस समय का भारत था, ठीक है। तो अ में क्या लिखूं भाई, सबसे पहले हम स में लिखते हैं, ठीक है। स में सिर्फ 2 ही था, एक तो यहाँ पर आ जाता है असम और बंगाल। आज जो हम बांग्लादेश देखते हैं, हमारे जो पश्चिमी बंगाल देखते हैं ना, तो 2 ही इसमें था, एक तो असम और बंगाल, ठीक है। ब में कौन कौन से थे, ब में था सिंध और अपने यहाँ पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ठीक है। सिंध, पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को आप जानते हैं कि यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान थे, तो ये ना सीमा के अंत में काम करते थे, इसी कारण इसको सीमांत गांधी भी कहते हैं। किसको, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सीमा के अंत तक काम करते थे, इनका एरिया सीमा के अंत तक था, इसी वजह से। आर में कौन कौन थे, बच्चा जो बम्बई भाई, अब ये जो है ना ये बहुत बड़ा प्रांत यही होंगे इसमें, तो एम में बहुत ज्यादा थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बम्बई, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, ठीक है, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बम्बई, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मद्रास, ठीक है। ये लो मद्रास, बम्बई, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और मद्रास। तो इस प्रकार से ये बटा हुआ था। इसी को अ ब ग्रुप भी कह सकते हैं, इसी को एग्जाम में ए बी और सी ग्रुप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके के भारत से हमें ध्यान रखना है कि इस तरीके से है ना ये बटे हुए थे, ठीक है भाई।
प्रांत इस तरीके से बटे हुए थे। आगे हम क्या पढ़ेंगे, तो है ना प्रांतों में विधायी और कार्यपालिका शक्तियों को बांट दिया गया। चौथा क्या प्रावधान था कि प्रांतों में जो उसमें कि 11 प्रांतों थे ना, तो प्रांतों में विधायी यानी कानून संबंधी और कार्यपालिका शक्ति को बांट दिया गया। कार्यपालिका शक्ति, अब ये क्या था, मतलब प्रत्येक प्रांत को छूट दे दी गई कि वो अपनी विधायी शक्तियों में भी स्वतंत्र है और कार्यपालिका शक्तियों में भी स्वतंत्र है। वो प्रत्येक प्रांत अपने कानून अच्छे से बना सकता है। प्रांतों को काफी शक्तिशाली बनाया गया था। तो प्रांतों में जो है विधायी और कार्यपालिका शक्तियां दे दी गई, ठीक है, दे दी गई। तो इसमें प्रांतों में कहा गया कि एक बात समझना है ना, प्रांतों में जितनी भी सीटें होगी, अब सपोज करो जो मैंने अ ब ग्रुप दिखाया था ना, समझना यहाँ पर समझने योग्य बातें हैं, इसीलिए सोच समझकर बोलना पड़ता है। अ ब और स ये ग्रुप जो थे ना, तो अ ग्रुप में जो है किन किन व्यक्तियों को शामिल किया गया, जैसे कि अ ग्रुप में है ना सामान्य और मुस्लिम की कितनी सीटें रखी गई। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि प्रांतों में 196 मेंबर चुनकर आने थे। आप कहेंगे कि भाई 192 बताए थे, तो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत से भी तो आएंगे, तो 4 चीफ कमिश्नरी को मिलाकर 196 सदस्यों का यहाँ पर निर्वाचन होगा। तो जो अ ग्रुप से आएंगे ना, अ प्रांतों से, तो उसमें है ना सामान्य की तो 167 सीट रखी गई। सामान्य व्यक्ति बहुत ज्यादा थे। अ ग्रुप में मतलब हिंदू लोगों का वर्चस्व था। बी और स में ना मुसलमानों का ज्यादा वर्चस्व था। मुस्लिम बहुसंख्यक थे दोनों में, और इसमें हिंदू बहुसंख्यक थे। तो सामान्य की रखी गई 167 सीट, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इसमें मुस्लिम नहीं थे, मुस्लिम भी तो थे, तो मुस्लिमों की रखी गई केवल 20 सीट। फिर देखना ब ग्रुप में 3 सीटों का डिवीजन होता है, तीनों का। सामान्य में रखी गई 9 सीट, सामान्य में रखी गई 9 सीट, और मुस्लिमों की रखी गई 22 सीट, ठीक है। और इसके अलावा सिखों के लिए भी रखी गई 4 सीट ब प्रांत में। और स प्रांत में कितनी रखी गई? स प्रांत में सामान्य के लिए 34, सामान्य के लिए 34 और मुस्लिमों के लिए 36 सीटें रखी गई, ठीक है। तो इस तरीके से सीटों का बंटवारा था। बहुसंख्यक ब और स में मुस्लिम थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू नहीं थे, सभी वर्ग रहते हैं। तो इसी वजह से ना ब में सिखों को दे दी गई सीट। अब ये जो सिखों में दी गई ना, विशेषकर केवल पंजाब के व्यक्तियों के लिए दी गई। यानी अगर देखना पंजाब के सिख है, केवल पंजाब के सिख है, तो उन्हें 4 सीटें दी गई। बाकी जितने भी सिख हैं वो सामान्य के तहत ही चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था की गई। अब हम देखते हैं कौन सा प्रावधान, जो 5वां प्रावधान हम देखते हैं कि 5वें प्रावधान में क्या क्या कहा गया था। नेक्स्ट एक और प्रावधान रहा, फिर हमारी क्लास खत्म, ठीक है। तो 5वां प्रावधान क्या था? 5वां प्रावधान था कि वयस्क मताधिकार को नहीं रखा गया। यानी कि यहाँ जो चुनाव होगा ना, चुनाव जो होगा उसमें वयस्क मताधिकार को नहीं रखा गया। इसमें कहा गया कि संविधान सभा, जब जनता ने पूछा भी बताइए संविधान सभा का निर्वाचन होगा या मनोनयन होगा, ये चुनाव होकर आएंगे प्रत्याशी या नहीं होकर आएंगे। तो इसमें कहा गया कि हम अभी चुनाव नहीं करवाने वाले हैं, क्योंकि चुनाव में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। क्योंकि 1945 में अभी ब्रिटेन के भी आम चुनाव हुए हैं, तो इतना समय नहीं कि 1946 में फिर चुनाव करने लग जाएं। तो इसमें कहा गया कि हम चुनाव नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे? अप्रत्यक्ष रूप से ये चुनी मतलब चयन होकर ही आएंगे, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। अ लगा लेना, अप्रत्यक्ष रूप से ये चुने हुए ही आएंगे, अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए। और मनोनीत भी आएंगे, मनोनीत। तो मनोनीत तो देशी रियासतों से आ जाएंगे, ठीक है। और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जो है वो प्रांतों से आ जाएंगे, ये हमें समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिला के अगर पूछे कि बताइए कैबिनेट मिशन की संविधान सभा में वयस्क मताधिकार था, तो वयस्क मताधिकार नहीं था। क्या नहीं था? वे वयस्क मताधिकार नहीं था, ये आप देख लेना, वयस्क मताधिकार नहीं था। और फिर कहा गया कि सांप्रदायिक, छठा प्रावधान था कि सांप्रदायिक समूहों को कम किया गया, ठीक है। छठा प्रावधान लिख लेना है,
कि सांप्रदायिक जो समूह थे ना, भी काफी सारे सांप्रदायिक समूह थे जिसमें मुस्लिम लीग, ठीक है, कांग्रेस, हिंदू महाजन सभा या अन्य अन्य कई सारे रखे गए। तो इसमें सांप्रदायिक जो मतलब सांप्रदायिक पार्टियां थी ना उसको कम की गई और सिर्फ 3 ही रखी गई। जैसे कि मैंने बताया ना कि सीटों का विभाजन केवल और केवल किसमें हुआ, एक तो हिंदू में, एक मुस्लिमों में, ठीक है, और एक सिखों में। तो ये 3 ही रखे गए में, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन में 6-7 प्रावधान आपको ध्यान रखने हैं। बाकी इसके तहत संविधान सभा का गठन किया जाएगा, अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, तो वो सब हम देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।